नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की बात करने वाले हैं, पर इसे किसी सूखे कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम इसे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, एक ब्लूप्रिंट के तौर पर समझेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे एक पूरे राष्ट्र को बनाया गया। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र बनता कैसे है? क्या कुछ सरहदें खींच देने से एक राष्ट्र बन जाता है, या फिर उस राष्ट्र की पहचान उन लोगों से होती है जो वहां रहते हैं, मतलब उसके नागरिकों से? असल में सच तो ये है कि एक राष्ट्र इन सब चीजों से मिलकर बनता है। उसकी जमीन, उसके लोग और वो नियम जो सबको एक साथ बांधते हैं। और ये पूरी कहानी एक मास्टर प्लान में लिखी हुई है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। किसी भी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट में सबसे पहला कदम क्या होता है? उसकी जमीन और ढांचे को डिफाइन करना। ठीक वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 भारत के क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का एक संघ। संविधान बनाने वालों ने फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया था। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ऐसा क्यों है। देखिए, अमेरिका एक फेडरेशन है। वहां क्या हुआ? अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। लेकिन भारत एक संघ है, एक यूनियन। इसका मतलब ये हुआ कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी नहीं। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत पावरफुल लाइन कही जाती है, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब देश को तोड़ा नहीं जा सकता, वो अविनाशी है। लेकिन देश के भीतर संसद राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है, उनका नाम बदल सकती है, या नए राज्य भी बना सकती है। अच्छा, तो जमीन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं लोगों की। सोचिए, देश का बंटवारा अभी अभी हुआ है। उस माहौल में ये तय करना कि कौन भारतीय है और कौन नहीं, कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। इसका जवाब हमें अनुच्छेद 5 से 11 में मिलता है। इस उलझन को सुलझाने के लिए संविधान बनाने वालों ने एक कट ऑफ तारीख तय की, 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उन्हें अपने आप नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो इसके बाद आए, उन्हें नागरिकता के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता था। साथ ही संविधान ने कुछ और जरूरी नियम भी बनाए, जैसे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती, और भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर आते हैं जिसे घर की आत्मा कहा जा सकता है। ये हैं मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि हर नागरिक से किया गया एक वादा है। एक ऐसा वादा जो बताता है कि लोगों और सरकार का रिश्ता कैसा होगा। इनमें से सबसे मशहूर है अनुच्छेद 19, जो हमें 6 तरह की आज़ादी की गारंटी देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, और देश में कहीं भी आने जाने, बसने और कोई भी काम करने की आज़ादी, ये सब यहीं से मिलती है। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा बना दिया है। आज जीवन के अधिकार का मतलब है सम्मान के साथ जीना, प्राइवेसी का अधिकार और एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार। लेकिन सवाल यह है कि इन सारे अधिकारों की गारंटी कौन देता है? वो गारंटी है अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार हैं जो बाकी सभी अधिकारों को असल में लागू करवाता है। और ये होता है रिट के जरिए। रिट मतलब कोर्ट का एक लिखित आदेश। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट उन अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो ब्लूप्रिंट ने जमीन तय कर दी, लोग तय कर दिए, और उनके अधिकार भी। अब अगला सवाल, इस देश को चलाएगा कौन? इसके लिए संविधान ने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है, एक ऐसा सिस्टम जो संतुलन पर टिका है। ये सिस्टम है शक्तियों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। बहुत आसान है। विधायिका यानी संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका यानी सरकार उन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें ये देखती हैं कि कानून संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। और ये जो संतुलन है ना, ये कानून बनाने की प्रक्रिया में एकदम साफ दिखता है।
कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास ना कर दें, और उसके बाद भी उस पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। ये पूरा सिस्टम पक्का करता है कि कोई एक हिस्सा ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत का संविधान सिर्फ इतिहास की एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है, एक लिविंग ब्लूप्रिंट। इसकी असली ताकत इसके लिखे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि समय के साथ बदलने की क्षमता में है। हमारी न्यायपालिका लगातार इसकी व्याख्या करती है, इसे आज की चुनौतियों के हिसाब से ढालती है, जैसा हमने जीवन के अधिकार के मामले में देखा। और यहीं पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये ब्लूप्रिंट, ये संविधान आज भी जिंदा है, आज भी बढ़ रहा है, तो फिर आज इसके आर्किटेक्ट्स कौन हैं? क्या सिर्फ संसद और अदालतें ही इसे बना संवार रही हैं, या फिर हम सब, यानी इस देश के नागरिकों की भी इसमें कोई भूमिका है?